नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं विनोद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म NSCS फॉर MPPSC। मुझे आशा है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आएगा और जो मेंस है, मेंस का एग्ज़ाम जल्द ही MPPSC कंडक्ट करेगा। और देखिए, एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो, आप आपकी तैयारी को बिल्कुल स्लो मत करिए, क्योंकि क्या होता है कई बार कि टाइम कम मिलता है और हम एग्ज़ाम की विडंबनाओं के चक्कर में हमारी तैयारी को जो है बीच में स्लो कर देते हैं और फिर जब एकदम एग्ज़ाम करीब आता है तब हमें लगता है कि यार हमें तैयारी को स्लो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ में। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा चल रहा था, संविधान सभा हमारा चल रहा था। संविधान सभा में मैंने आपको संविधान सभा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कितने उसमें सदस्य थे, क्या था, सारी चीज़ें लगभग समझा दी हैं। अब संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, जिसमें इंपॉर्टेंटली आपको वर्किंग कमेटीज़, कार्य समितियों के बारे में ध्यान रखना है। सेकंड, आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में स्पेशली कुछ बातें पढ़नी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट टॉपिक को। तो देखिए, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा ने अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग समितियों का निर्धारण किया। चूंकि जो वर्क डिवीजन है वो बहुत जरूरी था, कार्यों का विभाजन बहुत जरूरी था, और उन कार्यों के विभाजन के लिए जो समितियां बनी, उन समितियों ने उन कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया और उन कार्यों की पूरी लिस्ट बनाई और उन कार्यों को किस तरीके से करना है वो उन्होंने सुझाव दिए। तो अलग अलग कमिटीज में अलग अलग लोगों को रखा और उन कमिटीज का एक एक अध्यक्ष बना दिया गया कि उस अध्यक्ष के अंडर ये सारे लोग काम करेंगे। तो आपको मेनली अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है, बाकी सारे के सारे लोगों का नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों का नाम आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, बाकी कहीं पर कुछ नहीं। तो देखिए साथियों, कमेटी में अगर बात करें तो सबसे पहले जो बड़ी समितियां हैं और कुछ छोटी समितियां भी यहां पर आएंगी, लेकिन मेनली हम बड़ी समिति को अगर देखें और उनके अध्यक्ष को देखें तो सबसे पहले आपको मिलेगा संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, दैट मींस जो यूनियन पावर कमेटी है उसकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। यूनियन पावर कमेटी में क्या, ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, संघ शक्ति समिति का कार्य क्या रहा होगा? हालांकि ऐसा क्वेश्चन MPPSC ने नहीं पूछा है और मेरे ख्याल से इतना ज्यादा डेप्थ हो जाता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि नाम से शो है संघ शक्ति समिति। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होगा कि जो संघ के सारे मुद्दे हैं वो, मतलब यूनियन के सारे मुद्दे वो, और साथ में संघ की शक्तियां क्या क्या रहेंगी। जैसे कि आपने लिस्ट में देखा है कि 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट मेनली। तो ये यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट हैं, जो संघ सूची के विषय हैं, वो संघ सूची के विषय कौन कौन से रहेंगे, संघ को उन विषयों पर किस प्रकार की शक्तियां रहेंगी, संघ कितना पावरफुल रहेगा, संघ के पास कौन कौन सी शक्तियां रहेंगी, और संघ किन किन मुद्दों पर आप कानून बना पाएगा और वो किस तरीके से आगे सुचारू रूप से कार्य करेगा, और उसका स्ट्रक्चर और सारी चीजें कैसी होंगी, ये सब का सब किसको निर्धारित करना था? संघ शक्ति समिति को। ठीक है, मतलब मेनली अगर देखें तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ और दूसरा शक्ति। मतलब संघ कितना ताकतवर रहेगा, अब शॉर्ट में समझिए कि संघ कितना ताकतवर रहेगा, संघ का स्वरूप ताकत के मामले में कैसे होगा, शक्तियों का बंटवारा कितना होगा, उसको इस समिति पर रिपोर्ट पूरी बनाकर देनी थी।
और जब इस समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाकर दी तो उस रिपोर्ट में क्या दिया? उस रिपोर्ट में यह दिया कि हमें संघीय व्यवस्था को फॉलो करना है, फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, लेकिन संघीय व्यवस्था को सशक्त केंद्र मतलब पावरफुल जो यूनियन है, ठीक है, फेडरल सिस्टम विथ पावरफुल यूनियन मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर, सशक्त केंद्र के साथ हमें फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, मतलब संघ को शक्तियां ज्यादा देनी हैं ताकि भविष्य में भारत का किसी प्रकार से जो सांप्रदायिक ताकतें हैं या जो अन्य ताकतें हैं वो भारत का विभाजन इतनी आसानी से ना कर पाए और भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। सेकंड है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, ठीक, इसका कार्य क्या रहा होगा? संघीय मतलब क्या बोलते हैं, फेडरल, ठीक है। संविधान समिति मतलब संघ का रोल संविधान में क्या रहेगा, ठीक है, वही बात है, संघीय शक्ति यहां है और यहां संघीय संविधान है, दैट मींस कि यूनियन लिस्ट, वही वाली बात होगी यहां पर भी। साथ में इसमें संघ के शक्ति के अलावा जितने सारे मसले हैं वो लगभग सारे मसले संघ के आ जाएंगे, मतलब केंद्र के सारे मसले इसमें आ जाएंगे। तो इस समिति का भी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिए दो जगहों पर संघ है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है सीधे सीधे, और मेंस में 3 नंबर में यहां से क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा पूछेगा, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है। हाँ, आएगा क्वेश्चन 5 नंबर में तो प्रारूप समिति से मान के चलिए कि प्रारूप समिति से क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स में, बाकी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहां से अभी तक तो नहीं पूछा गया और ऐसे पूछता भी नहीं है, लेकिन अगर पूछ भी दे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है प्रांतीय संविधान समिति। देखिए संघ को शक्ति कितनी मिलेगी, संघ का संविधान कैसे होगा, मतलब संविधान में संघ की भूमिका क्या होगी, उसका संविधान में प्रांत की भूमिका कैसी होगी और प्रांत कैसा रहेगा, मतलब स्टेट कैसे रहेंगे, प्रोविंस कैसे रहेंगे। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन रहे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या रहा होगा? सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही रहा होगा कि प्रांतों की स्थिति उसमें कैसे रहेगी उसको बताना है। उसके बाद प्रारूप समिति, इसको मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक ये समिति ऐसी है जिसे आपको यहां पर इन डिटेल पूरा स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से डिटेल में क्वेश्चन एक बार 6 नंबर में आया भी है और 3 मार्कर्स में भी यहां से क्वेश्चन बने हैं। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? डॉक्टर BR अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य क्या है? प्रारूप समिति का प्रमुख कार्य था भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। मतलब ये जितनी भी समितियां हैं ये सारी समितियां अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर वो रिपोर्ट किसको देंगी? प्रारूप समिति को देगी, और प्रारूप समिति उन सारी रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए प्रारूप समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ड्राफ्ट तैयार करने का था, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। इसका मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, मतलब मौलिक अधिकार किस हिसाब से दिए जाएंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार किस प्रकार रहेंगे। और समझिए सारा काम कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था, ठीक है, और कोई तानाशाही जैसी व्यवस्था नहीं चल रही है। संविधान सभा ने बकायदा संविधान की समितियां बनाई हैं और उन समितियों ने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं और बकायदा अच्छे तरीके से स्टडी कर चीजों को किया है, तब जाकर हमारे बहुत बेहतरीन संविधान का निर्माण हुआ है। तो मूल अधिकार कैसे रहेंगे, अल्पसंख्यकों के अधिकार कितने रहेंगे, ठीक है। इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जैसे कि हमारे यहां पर मूल अधिकार एक्यूट नहीं है, हमारे यहां पर मूल अधिकार जो हैं वो क्या, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। हमारे यहां पर मूल अधिकार कैसे हैं? हमारे यहां पर मूल अधिकार जो दिए गए हैं वो रीजनल रेस्ट्रिक्शंस के साथ दिए गए हैं, मतलब मूल अधिकारों में रीजनल रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, मतलब युक्त निर्बंधन लगे हुए हैं, ठीक है। जब आर्टिकल 19 आप पढ़ेंगे, अनुच्छेद 19 में पढ़ाऊंगा, तो उसमें कई सारी लिमिटेशंस देखेंगे। क्लियर है बात? तो मूल अधिकार किस स्वरूप में रहेंगे, कितने मौलिक अधिकार रहेंगे, ठीक है, किन किन परिस्थितियों में मूल अधिकार स्थगित होंगे, किन परिस्थितियों में मूल अधिकार बने रहेंगे, इन सब चीजों की जो रिपोर्ट तैयार करके दी। और अल्पसंख्यकों के अधिकार कैसे रहेंगे, क्या चीजें रहेंगी, वो सब चीजें किसने दी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके बाद मूल अधिकार उप समिति, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, इसी के जस्ट थोड़ा से चीजें हैं, इसी में है वो मूल अधिकार उप समिति, JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति
HC मुखर्जी। ये थोड़ा बड़ा काम था मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों का, तो इन्होंने क्या किया, उप समिति बना दी, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति। ये मेन समिति है, इस मेन समिति के अंदर उप समिति बना दी, सब कमिटीज बना दी, और जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, मूल अधिकार JB कृपलानी और यहां पर HC मुखर्जी। इसका प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। तो प्रक्रिया नियम समिति मतलब प्रक्रिया के नियम कैसे होंगे, उन नियमों के हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, उन नियमों को बनाने का पूरा कार्यभार किसको दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनकी टीम को। क्यों, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके जस्ट बाद राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, दैट मींस ये है कि अगर किसी राज्य के साथ कोई समझौता किया जा रहा है, जैसे कि जम्मू कश्मीर के साथ समझौता हुआ, जब अनुच्छेद 370 आप देखेंगे, हालांकि उसका इतना रिलेवेंस नहीं बचा है, लेकिन जब आप 371 भी देखेंगे, 371, उसमें भी कई स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए हैं, विशेष अधिकार उन स्टेट्स को दिए गए हैं। तो उन स्टेट से किस प्रकार कोई समझौता किया जाएगा, किस प्रकार उनको कौन से अधिकार दिए जाएंगे, उसके अध्यक्ष भी कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो आप देख रहे होंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी को संघ से रिलेटेड बहुत सारे काम दिए गए, क्योंकि यह मुद्दा भी संघ से रिलेट होकर बनेगा। तो 3 जगहों पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम है, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, उसका अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल 2 जगहों पर है, प्रांतीय संविधान समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर BR अंबेडकर, मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति, राज्यों समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। उसका संचालन समिति, आप देखिए प्रक्रिया नियम कौन बना रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में बन रहा है। भैया प्रक्रिया के माध्यम से संचालन होगा, तो संचालन की समिति, संचालन किस तरीके से होगा, वो भी अधिकार किसको दिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, मतलब उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो अगर आप समितियों के अध्यक्ष का नाम पूछ ले आपसे ऑब्जेक्टिव में या 3 मार्कर्स में अगर पूछ ले, तो आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। जहां पर संघ है वहां पर आप ध्यान रखें जवाहरलाल नेहरू, जहां पर प्रांत आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि प्रांतों को पूरा एक करने का, पूरा एकीकरण करने का काम कौन कर रहे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुरस्कार और छड़ी की नीति के माध्यम से। मूल अधिकारों से रिलेटेड उप समिति डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति डॉक्टर BR अंबेडकर, याद रहेगा ये तो। इसके अलावा प्रक्रिया नियम और संचालन, प्रक्रिया नियम और संचालन, प्रक्रिया के नियम कैसे होंगे, संचालन कैसे होगा, ये कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि वह अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, तो साथियों यहां पर आपको चीजें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत कतई नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान रखें कि किस तरीके से जो चीजें हैं वो यहां पर आगे बढ़ रही थी। ठीक है, फैक्ट्स हैं, बट फैक्ट्स को भी आप कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। तो ये पूरी तालिका आप ध्यान रखें, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनके नाम आप जरूर ध्यान रखें। कुछ छोटी समितियां भी हैं, उन छोटी समितियों के बारे में भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा, उन छोटी समितियों के कार्य क्या है या उनके अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, मतलब संविधान सभा के सारे कार्यों से लेकर संबंधी समिति, छोटी समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन है, GV मावलंकर। कार्य संचालन समिति, मेन संचालन, कंफ्यूज मत होना, मेन संचालन समिति, अगर सिर्फ संचालन समिति आएगा तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन कार्य संचालन समिति आएगा तो कौन है, डॉक्टर KM मुंशी। इसके बाद सदन समिति, सदन समिति के कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। और अंततः फिर राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष फिर से कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, अब ये तो थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई चारा इसके लिए है नहीं। तो देखिए इतना फैक्ट्स आप प्लीज ध्यान रखिएगा, इसके बाद हम बढ़ते हैं इसी में आगे। तो सारी कमिटीज आपको क्लियर होंगी, कमिटीज में मेन कमिटीज के जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस कमिटी में मैंने सबसे इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज बताई थी कि हम जिस चीज पर ज्यादा डिस्कस करेंगे वो है हमारी ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब कि प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के बारे में हमें थोड़ी डिटेल जो है पता होना चाहिए। चूंकि प्रारूप समिति की डिटेल अगर आपको नहीं पता होगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है एक अप्रोच नहीं बना पाएंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, स्पेशली प्रारूप समिति से 3 नंबर और 5 नंबर में आने के चांसेस यहां पर बन सकते हैं। और क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में, एक बार 6 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में पहले आ चुका है, तो आप देखिए उस हिसाब से चीजों को समझिए। तो बढ़ते हैं साथियों यहां पर आगे। अब हम आते हैं प्रारूप समिति पर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें प्रारूप समिति।
ठीक। प्रारूप समिति में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अंबेडकर साहब। ठीक है, कौन रहे हैं? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं कौन है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर। प्रारूप समिति कब बनी ये आपको ध्यान रखना। प्रारूप समिति बनी 29 अगस्त 1947। कब बनी है? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का फॉर्मेशन हुआ, प्रारूप समिति बनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक और है, 29 अगस्त को ही आपको ऐसा डे होता है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। अब सोचिएगा कौन सा डे होता है। ठीक है, क्या 29 अगस्त को ऐसा डे होता है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड? कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि अगस्त में कुछ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड डे पड़ते हैं, लेकिन 29 अगस्त को जो मेन डे है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? वो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सोचिएगा किसका जन्म दिवस 29 अगस्त को आता है, तो अब यहां से भी चीजें ध्यान रख सकते हैं। और 1947 को ये समिति बनी। खैर ठीक है, वो एक अलग मसला है, हम वापस इस पर पुनः आते हैं। कब बनी? तो 29 अगस्त 1947 को बनी। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा के लिए जो अंबेडकर साहब हैं, संविधान सभा के लिए तो चयन हुआ था सभी का। तो संविधान सभा में जो अंबेडकर जी थे वो कौन से प्रांत से चुनकर आए थे? पहले बंगाल प्रांत से चुनकर आए थे। अंबेडकर जो थे वो कौन से प्रांत से चुनकर आए थे? बंगाल प्रांत से चुनकर आए थे। और बंगाल प्रांत में कौन सी जगह से? बंगाल प्रांत में चुनकर आए थे साथियों पूर्वी बंगाल से। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल अलग हो गया, वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल अलग हो गया। ठीक है, पूर्वी बंगाल अलग, पश्चिम बंगाल अलग। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन, और 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, तो भारत के विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल वाला पार्ट था, वो पूर्वी बंगाल वाला पार्ट कहां चला गया? वो चला गया पाकिस्तान में, वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, और अंबेडकर चूंकि उस क्षेत्र से चुनकर आते थे और वो क्षेत्र चला गया पाकिस्तान में, तो अंबेडकर का डबल से निर्वाचन इलेक्शन करवाना पड़ा। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। तो जब बाद में इनको डबल से निर्वाचन कराना पड़ा, तो इनका जो दोबारा निर्वाचन हुआ, वो दोबारा निर्वाचन कहां से हुआ? बंबई प्रांत से। ध्यान रखिएगा, कौन से प्रांत से? बंबई प्रांत से। ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखिएगा आप। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। अगर वो 3 मार्क्स में आपसे प्रारूप समिति पूछ ले, ड्राफ्टिंग कमेटी पूछ ले, तो ड्राफ्टिंग कमेटी को क्या लिखेंगे आप 3 मार्क्स में? पहले अध्यक्ष लिखेंगे डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी। कब बनी थी? तो लिख देंगे 29 अगस्त 1947 को। इसके बाद इसका उद्देश्य लिखेंगे कि प्रारूप समिति का प्रमुख उद्देश्य था संविधान के प्रारूप ड्राफ्ट को तैयार करना। इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, जो प्रमुख उद्देश्य था वो प्रमुख उद्देश्य क्या था? ड्राफ्ट को तैयार करना संविधान के, मतलब संविधान के प्रारूप को तैयार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। ये हो गया 3 मार्क्स में। और आपसे इसी को 5 मार्क्स में पूछ ले और सदस्यों का नाम भी पूछ ले, जैसा कि क्वेश्चन आया है, तो जितना मैंने बताया उतना लिखिए कि अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अंबेडकर, कब बनी वो लिखिए, उद्देश्य क्या था वो लिख दीजिए। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। पूछे तो आप लिखिए कि अंबेडकर जी जो थे वो कौन से प्रांत से निर्वाचित हुए थे? बंगाल प्रांत से। लेकिन बंगाल का विभाजन की वजह से क्या हुआ था? जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, लेकिन पूर्वी बंगाल का क्षेत्र चूंकि पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद 1947 में, तो उस वजह से इनको डबल से निर्वाचन करवाना पड़ा। और डबल से निर्वाचन कहां से हुआ? बंबई प्रांत से इनका डबल से निर्वाचन हुआ था। फिर क्लियर साथियों? अब बढ़ते हैं आगे। तो एक लाइन और यहां पर ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताई है वो मैंने क्या बताया था आपको कि इसका कार्य क्या था? इसका प्रमुख कार्य था संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब कि संविधान का प्रारूप तैयार करना, इसका महत्वपूर्ण कार्य था। क्लियर है इतना? अब पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है आपको इसमें। अब इसके प्रमुख सदस्य कौन थे उस पर आते हैं। तो प्रमुख सदस्यों की अगर आप बात करेंगे तो प्रमुख सदस्य में इसके सदस्य रहे 7 सदस्य, 7 सदस्य, लेकिन अंबेडकर जी को जोड़कर, अंबेडकर जी को शामिल कर कर कितने सदस्य हैं? 7।
मतलब 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। ठीक है, एक क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए और 6 अन्य सदस्य यहां पर हो गए। ठीक है, अब एक अध्यक्ष कौन है वो देख लेते हैं। अध्यक्ष महोदय थे डॉक्टर अंबेडकर जी, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सेकंड कौन रहा है? नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये इसके सदस्य रहे हैं। कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर, एक सदस्य ये हो गए। ठीक है, सेकंड हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, ओके, सेकंड क्या हो गए? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। 2 स्वामी हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर और सेकंड हो गए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक, नेक्स्ट डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी जी। कौन है? डॉक्टर के एम मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट इसको रफ करता हूं इधर और मैं पूरा नाम लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं बाकी का नाम हम। अब देखिए नेक्स्ट नाम मतलब फोर्थ नाम क्या होगा? आप देखिए अंबेडकर जी को मिलाकर 7 लोग हैं, इस बात का ध्यान रहे आपको। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, लेकिन वो डायरेक्ट पूछ ले कि प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 7 आएगा। एक अध्यक्ष को भी उसमें आपको ज्वाइन करना है, मिलाना है। तो 7 सदस्य हैं, 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष है और 6 अन्य सदस्य हैं। ठीक है, अब देखिए फोर्थ सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी इसके सदस्य रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रहे एन माधव राव। ठीक है, एन माधव राव ने बीएल मित्र की जगह ली थी। किसकी जगह ली थी? बीएल मित्र की। ध्यान रहे, जो एन माधव राव रहे हैं, एन माधव राव ने बीएल मित्र की जगह ली, क्योंकि बीएल मित्र ने, मैं लिख देता हूं, बीएल मित्र की जगह ली। बीएल मित्र की जगह इन्होंने बीएल मित्र की जगह क्यों ली थी? क्योंकि बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से, बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, संविधान सभा से रिजाइन कर दिया था। उन्होंने संविधान सभा को अपना त्याग पत्र सौंप दिया था। क्लियर है साथियों? एक और नाम बचा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 6 अन्य सदस्य हैं। एक और सदस्य की अगर आप बात करेंगे 6 नंबर पर जो आते हैं वो कौन है? उन्होंने किसकी जगह ली? वो है टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी। ठीक है, टीटी कृष्णामचारी। और टीटी कृष्णामचारी ने किसकी जगह ली? टीटी कृष्णामचारी ने जगह ली थी डीपी खेतान की। ध्यान रखिएगा, डीपी खेतान। चूंकि डीपी खेतान जी की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु की वजह से इनकी जो पोस्ट है वहां पर खाली हो गई थी, तो उसकी जगह किसने ली? टीटी कृष्णामचारी ने। फिर से सुनिए, ड्राफ्टिंग कमेटी पूरा एक बार डबल से रिवाइज करवा देता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो निर्माण हुआ, ड्राफ्टिंग कमेटी का निर्माण हुआ 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करना। संविधान सभा के लिए जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे वो चुनकर आए थे बंगाल से, और वो चुनकर आए थे पूर्वी बंगाल से। चूंकि पूर्वी बंगाल का 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के साथ चला गया और पाकिस्तान बना, तो उसकी वजह से दोबारा या पुनः निर्वाचन कराना पड़ा अंबेडकर जी का, और वो निर्वाचन हुआ है बंबई प्रांत से दोबारा। इज दैट क्लियर? विभाजन के पहले पूर्वी बंगाल और विभाजन के बाद बंबई प्रांत से। अब हम बात करते हैं सदस्यों की, अध्यक्षों की नहीं। तो सदस्य कितने बताए मैंने? 7। उन 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष भी शामिल है। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। एक अध्यक्ष कौन? डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी। और 6 अन्य सदस्य कौन हैं? 6 अन्य सदस्य हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर। सेकंड स्वामी कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी। इसके बाद है नेक्स्ट सैयद मोहम्मद सादुल्ला। उसके बाद एन माधव राव ने जगह ली बीएल मित्र की, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया। और नेक्स्ट है टीटी कृष्णामचारी, जिन्होंने डीपी खेतान की जगह ली, क्योंकि डीपी खेतान की डेथ हो गई थी, इसलिए उन्होंने डीपी खेतान की जगह ली थी।
तो क्लियर है साथियों इतना? आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से अब डेफिनेटली क्लियर हो गई होंगी, और संविधान सभा के सारे लेक्चर्स को देखने के बाद में आपकी समझ पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हुई होगी। तो संविधान सभा में मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, इसका गठन बता दिया है, संविधान सभा का निर्वाचन मैंने आपको बता दिया है, गठन में मैंने आपको कैबिनेट मिशन पढ़ा दिया है कि कैबिनेट मिशन में क्या रहा है, ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके साथ साथ हमने जिन मुद्दों पर और बात की है वो क्या, हमने कई सारे मुद्दों पर और भी चर्चाएं यहाँ पर की थी, क्या थे वो मुद्दे, वो देख लेते हैं। हमने उन मुद्दों पर चर्चाएं की थी कि भाई किस तरीके से जब निर्वाचन हुआ तो इसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्या रहे, क्या इसमें डेमोक्रेसी को फॉलो किया गया, नहीं किया गया, उन सब चीज़ों पर भी हमने बात की, ठीक है। इसी के साथ साथ संविधान सभा की जो प्रक्रिया है, जो पूरी की पूरी प्रोसीजर रही है, उस पर हमने बात की है। उस प्रक्रिया में हमने उद्देश्य प्रस्ताव पर थोड़ी सी विस्तार से बात की है, ठीक है, जो वर्तमान का प्रियम्बल है, जिसका स्वरूप विस्तृत स्वरूप मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर बात की है। इसी के साथ साथ हमने 1947 के बाद क्या चेंजेस आए संविधान सभा में, उस पर बात की है। संविधान सभा से रिलेटेड जो कार्य समितियां हैं, उन कार्य समितियों वर्किंग कमिटीज पर हमने बात की है। उन वर्किंग कमिटीज में हमने ड्राफ्टिंग कमेटी को विशेष तौर पर एक बड़े लेवल पर, मतलब बड़े लेवल से इन द सेंस ये कि एक वृत्त लेवल पर समझने का प्रयास भी किया है। तो आपको एमपीपीएससी में लगभग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। किससे रिलेटेड? संविधान सभा से रिलेटेड। तो आई होप साथियों संविधान सभा के बारे में जो पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है और जो पूरा का पूरा इसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी पहले से बेहतर हो गई होगी। और इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ जो चैलेंजेस थे, चैलेंजेस बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के सामने क्या इंपॉर्टेंट चैलेंजेस थे वो भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको समझाऊंगा आपको, जब आप संविधान की विशेषताएं समझ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि मेनली चैलेंजेस और क्या क्या रहे होंगे, जो कि अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों पर मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आऊँगा, तो वहाँ पर मैं उन चीज़ों को समझाऊंगा। इज दैट क्लियर? तो मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। बने रहिए हमारी पॉलिटी की लेक्चर सीरीज और अन्य सीरीजों के साथ में। और जो भी आपके क्वेरीज वगैरह हों या डाउट्स वगैरह हों तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में स्लाइड देखते हैं तो आपको दिखाई देता है टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, अगर आप मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको आंसर राइटिंग से रिलेटेड या किसी अन्य चीज़ से रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा समस्या अगर आ रही है तो आप बिल्कुल हमसे उसके लिए जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।